हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम जिस चैप्टर के साथ आए हैं वो इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी एक अच्छा चैप्टर है। हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस के साथ हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी जाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होने वाली है, सिर्फ हम क्वेश्चंस पे फोकस्ड रहेंगे। और आप इस वीडियो को चाहे तो आप 1.5 या 2x की स्पीड पे देख सकते हैं। आप सिर्फ क्वेश्चन को बस वीडियो देखें नहीं, है ना, ये आप पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। एक सत्संग जैसा ना बन जाएगी, इस बात का हम ध्यान रखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। Why does the electrician not get an electric shock when he touches the metallic touch screw and the lamp of the tester glows? भैया, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक टेस्टर होता है जो आपने घर में देखा होगा, क्योंकि सबके पापा कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिशियन बिजली मैन आदमी खुद ही हैं तो वो जो इलेक्ट्रिशियन है उसको शॉक नहीं लग रहा व्हेन ही टचेस द मेटालिक टच स्क्रू। जो मेटालिक स्क्रू होता है उसको जब वो टच कर रहा है तो उसे कोई झटका नहीं लग रहा, लेकिन जो अंदर लैंप है वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो इसका सिंपल सा अंदर है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक टेस्टर है ना उसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत हाई है। ऑब्वियसली हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा वो तभी पॉसिबल है जब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो। अब टेस्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई। अगर रेजिस्टेंस हाई है तो ऑब्वियसली करंट फ्लो बहुत कम करेगा। तो रेजिस्टेंस इतना हाई होता है कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है जो इतना सफिशिएंट है कि अंदर जो वो नियॉन, वो जो बल्ब है उसको ग्लो करने में हेल्प करे, लेकिन इतना नहीं है कि वो आपको शॉक प्रोड्यूस कर सके और आपको कोई बहुत बड़ा झटका लग सके। इसलिए हमें कोई भी, या इलेक्ट्रिशियन को कोई शॉक नहीं लगता, लेकिन जो बल्ब है अंदर वो ग्लो कर रही होती है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं ट्रांसफर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स केप्ट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है। इफ 40 जूल ऑफ वर्क इज डन। भाई हमें दिया हुआ है कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। चार्ज पार्टिकल को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो कितना है, 40 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सिंपल सा है। देखो, चार्ज, नेट चार्ज जो होता है वो बराबर होता है n इंटू ई, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और e इज द वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो q मतलब नेट चार्ज, नेट चार्ज की वैल्यू है n इंटू ई। तो हमें क्या निकालना है, n। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, q पता होना चाहिए। अब q कैसे निकाले, देखो हमें पता है v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में q। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है किसी एक चार्ज पार्टिकल को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस है तुम्हारा 20 वोल्ट, वर्क डन है आपका 40 जूल, और यह क्या है, क्यू। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 20 इधर आके डिवाइड देगा तो कितना आ जाएगा, 2 कूलम। हमारा चार्ज कितना आ गया, 2 कूलम। अब क्यू की वैल्यू क्या है, एन इंटू ई। क्यू की वैल्यू है 2, एन हमें पता नहीं, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमें N निकालना है तो ये वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी इधर। तो N इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो कि ऊपर जाके कितना हो जाएगा, प्लस की पावर 19। नीचे 1.6 पॉइंट हटाओगे आप 0, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, डिवाइड दोगे तो 4 1 जा 4, 1.1 बच जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो n की वैल्यू आ गई 10 की पावर 19। ठीक है, इतने चार्ज पार्टिकल जो होंगे वो हमें वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल जाएंगे। चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, अगर पॉइंट हटाओगे तो 125 गुणा 2 हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 17, जैसे भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है, एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलम। जब भी आप क्वेश्चन रीड करें, अगर कुछ पॉइंट्स गिवन है तो आप उसे लिखते हुए चले। भाई एक इलेक्ट्रिक सोर्स है, वो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वहां से, 500 कूलम का चार्ज वहां पे देखने को मिल रहा है। इफ द करंट ड्रॉन बाय द डिवाइस, डिवाइस जो करंट ड्रॉन कर रहा है वो है 25 मिली एम्पियर। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, मिली एम्पियर। फाइंड द टाइम, कितना टाइम लगेगा इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स विल बी कंप्लीटली डिस्चार्ज। पूरा का पूरा सोर्स डिस्चार्ज हो जाए, इसमें कितना टाइम लगेगा, हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम। तो बेसिक फॉर्मूला भाई हमें पता है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में टाइम। एक चार्ज पार्टिकल को जो सरफेस एरिया, यूनिट सरफेस एरिया से पास होने में कितना टाइम लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। आई हमें पता है, हमें टी चाहिए, तो टी के फॉर्म की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन में आई। क्यू की वैल्यू कितनी है, 500 कूलम।
अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि करंट जो है वो हमारा मिली एम्पियर में है, बट इट शुड बी इन एम्पियर। तो मिली के लिए हम क्या लगाते हैं, 10⁻³ एम्पियर। ये उठ के इधर आ जाएगा, तो 5 × 10⁻³ 25 से कट जाएगा, 25 दूनी 50, 20 बार में, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2000, है ना। 10⁻³ आ जाएगी, तो इतना सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, टाइम। इतना टाइम लगेगा पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्चार्ज होने में। तो बहुत सिंपल सा, है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था जो आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से चार्ज पार्टिकल पे है। इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज ये होती है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ 1 कूलम इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी हमें चार्ज दे रखा है कितना, 1 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो हमें ऑलरेडी पता थी 10⁻⁻19 कूलम। हमसे पूछ रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी आपसे वो क्या पूछना चाहता है, n पूछना चाहता है। तो हमें पता है Q = क्या होता है भाई, Ne। Q की वैल्यू हमें पता है 1 कूलम है, n की वैल्यू हमें पता नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19। अगर मुझे n निकालना है, ये डिवाइड आ जाएगा इधर, तो 1/1.6 × 10⁻⁻19, पॉइंट हटाओगे ऊपर में 10 चला जाएगा। आप 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, अगर आप डिवाइड दो 10⁻19 तो ऊपर चला जाएगा। 5 को अगर आप 8 से डिवाइड दोगे तो 0.625 आ जाएगा, ठीक है। 8 1 जा 8, 3 बचेगा, सॉरी 8 6 जा 48, 2 बचेगा, फिर 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, 8 5 जा 40। अगर मैं इसको हटाऊं, मतलब यहाँ से पॉइंट हटाऊं, तो 625 लगाऊंगा तो यहाँ 3 0 कम हो जाएगा, यानी 10⁻16। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें हमें करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो ये पहला जो क्वेश्चन था वो हमारे शुरुआत के टॉपिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस से। अब यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं ओम्स लॉ की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हमें पता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, है ना। जो सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। दोनों आपस में कोरिलेटेड है। अब हमें क्या दे रखा है, वी आई ग्राफ दे रखा है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमारा आई फॉर एम्पियर करंट है। आर ड्रॉन इंडिविजुअली फॉर 2 रजिस्टर एंड देयर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें दे रखा है आउट ऑफ ए बी एंड सी, विच वन रिप्रेजेंट द ग्राफ फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू। तो कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। देखो वी आई ग्राफ के बारे में हमें क्या समझना जरूरी है। अगर वी और आई के बीच में ग्राफ होता है, आपका स्लोप जितना ज़्यादा हाई होगा, देखो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, सी का। स्लोप जितना ज़्यादा है रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उतना ही हाई होगा। अगर V और I के बीच में ग्राफ है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ है, तो स्लोप जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा स्लोप यहाँ है, यानी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस भी यही होगा। और हमें पता है कि जब आप नंबर्स ऑफ रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये वो वाला केस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो यहीं पे सीरीज कनेक्शन में जोड़ा गया। आपसे पूछ रहे हैं ना, विच वन रिप्रेजेंट द ग्राफ फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू। तो कौन सा शो कर रहा है, सी वाला। क्यों बोलोगे आप, क्योंकि सी का स्लोप सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे हाई है, इसी वजह से सी विल शो द रिप्रेजेंट द ग्राफ फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। V और I का ग्राफ है, स्लोप जितना ज़्यादा हाई होगा रेजिस्टेंस उतना हाई होगा, करंट वहाँ पे उतना ही कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, स्टडी द IV ग्राफ। अब ध्यान रखना यहाँ पे I और V के बीच के में ग्राफ है। मैंने बोला था अगर V और I के बीच में ग्राफ है तो स्लोप जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन अगर I और V के बीच में ग्राफ है तो स्लोप जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। ये समझने वाली बात है क्योंकि ग्राफ उल्टा कर दिया है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमसे पूछ रहा है बेसिकली R1 R2 R3 के बीच में रिलेशन। अभी आपको मैंने बताया अगर V और I के बीच में ग्राफ है तो स्लोप जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना हाई होगा। बट ये VI के बीच में ग्राफ नहीं है, I और V करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का ग्राफ है। तो जितना ज़्यादा स्लोप हाई होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कहाँ होगा, जिसमें स्लोप सबसे कम होगा। तो R3 सबसे ज़्यादा होगा, देन R2 और देन हमारा क्या हो जाएगा, R1। क्योंकि R1 का स्लोप सबसे ज़्यादा है तो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये उल्टा ग्राफ है, IV का ग्राफ है ना कि V और I का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर। भाई ओम्स लॉ हम पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस हमें पढ़ता है, रेजिस्टेंस क्या है, अमाउंट, कितना वो करंट के अमाउंट को अपोज कर सकता है, फ्लो को अपोज कर सकता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है।
अब रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है, किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कुछ चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। जितना ज़्यादा वायर की लेंथ होगी रेजिस्टेंस भी उतना ही क्या होगा, हाई होगा। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, लेट जस्ट सपोज ये अगर मेरा वायर होता, अगर वायर भी ऐसी शेप का होता है सिलेंड्रिकल, तो ये सर्कल जो आप देख रहे हो ये है क्या, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हिंदी में बोलते हैं क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। यानी तार अगर मोटा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, आपका लो होगा। तो ये दो रिलेशन देखने को मिलता है। हालांकि रेजिस्टेंस मटेरियल पर भी मैटर करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। यहां से हमारा रिलेशन निकल के आता है क्या, R इज इक्वल टू रो L बाय ए, जहां पे रो का मतलब है रेजिस्टिविटी और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। अब हमसे क्या कह रहा है, एक वायर है, 2010 और 14 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक वायर है जिसकी लंबाई है L, रेजिस्टेंस है R। अगर मैं इसके लेंथ को डबल कर दूं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दूं तो रेजिस्टेंस पे क्या होगा। मान लो कोई वायर है जिसकी लेंथ है L और रेजिस्टेंस क्या है R, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो L बाय ए। अब आपने मटेरियल तो चेंज नहीं करा है, तो अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, सेम। लेकिन आपने लेंथ को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है ना, और आपने एरिया को क्या कर दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर दिया, हाफ। तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, रो L बाय ए। ठीक है, लेकिन जो हमारा लेंथ है वो पुराने वाले से डबल हो गया, यानी 2L हो गया है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया है, हाफ हो गया है। तो ये दो ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, 2 टू ज़ 4 टाइम्स रो L बाय ए। यही तो हमारा पुराना वाला रेजिस्टेंस है। तो नया वाला रेजिस्टेंस पुराने वाले रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने लंबाई डबल कर दी और एरिया को आधा कर दिया, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ओके, रजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा, देखो आप फॉर्मूला भी लगा लोगे तो भी आपको यही पता चलेगा कि रजिस्टिविटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका मटेरियल क्या है, सेम है। तो रजिस्टिविटी विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम। प्रतिरोधकता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस आर एंड इलेक्ट्रिकल, रेजिस्टेंस आर, electrical resistivity of the material of a conductor in the shape of a cylinder of length L and cross section A, hence derive the SI unit of electrical resistivity। वो हमसे रिलेशन पूछ रहा है, तो रिलेशन हम निकाल सकते हैं भाई, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय ए। यही तो होता है इन तीनों के बीच में रिलेशन। वहीं पे रेजिस्टिविटी जो प्रतिरोधकता है इसकी SI यूनिट क्या होती है हमारी, ओम मीटर। इसकी SI यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की हमारी क्या होती है, यूनिट। तो पहला क्वेश्चन सिंपल सा था। दूसरे में क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर। कोई वायर है जिसकी लेंथ है 3 मीटर, 60 ओम, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 60 ओम दे रखा है हमारा क्या रेजिस्टेंस। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर क्या है, 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, शायद -7 आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। फाइंड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, हमसे रेजिस्टिविटी पूछा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। ठीक है, R कितना है हमारा, 60 ओम, रेजिस्टिविटी हमें निकालनी है, L कितना है हमारा 3 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 4 इंटू 10 की पावर -7। तो 60 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन में 3 इज इक्वल टू ये हमारा रेजिस्टिविटी आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, 4 2 जा 8, 80 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं एक जीरो हटाऊंगा तो 8 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर, ये हमारी क्या आ गई, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता आ जाएगी। कैसे, देखो 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा, लेकिन मैं इस जीरो को हटाऊंगा तो ये पावर +1 जाएगा, तो -7 में +1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, -6। तो ये हमारी क्या आ गई, रेजिस्टिविटी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से किया जा सकता था। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है पीस ऑफ वायर इज रीड्रॉन, कोई तार है उसको दोबारा से बनाया गया है विदाउट चेंज इन वॉल्यूम। मान लो ये कोई मटेरियल है, इसको दोबारा से बनाया गया, वॉल्यूम में चेंज नहीं करा, मतलब जो मटेरियल था वो सेम है। सो दैट इट्स रेडियस इज हाफ, रेडियस आर कितना हो गया है, हाफ हो गया। यानी जो नया पहले रेडियस आर था, तो अब रेडियस कितना हो गया है, R/2। पहले रेडियस आर था, अब कितना हो गया, R/2। कंपेयर द न्यू रेजिस्टेंस विद द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है, मान लेते हैं लंबाई वगैरह में कोई चेंज नहीं करा गया, तो क्या फर्क पड़ गया, पहले रेजिस्टेंस था R इज इक्वल टू रो L बाय ए। अब आपको पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर, सही बात है ये। लेकिन अब जो नया रेजिस्टेंस है उसमें हमने क्या करा, रेडियस चेंज कर दिया। वो क्या कर दिया हमने, R डैश कर दिया।
अब रेजिस्टेंस आर डैश की वैल्यू हमें पता है कि वो पुराने वाले का आधा है, यानी R/2 है, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, रेजिस्टिविटी सेम, एल सेम, पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 आएगा नीचे, और इस 4 को अगर मैं नीचे से हटाऊं तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यही तो हमारा पुराना वाला रेजिस्टेंस था। तो नया वाला रेजिस्टेंस जो है वो भी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, हमारी रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि आपने रेडियस को क्या कर दिया, हाफ। ठीक है, रेडियस हाफ, एरिया जितना ज़्यादा कम होगा आपका रेजिस्टेंस उतना ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस रिलेशन को भी हम यहाँ पे फील कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अब आ गया है हमारा, मतलब रेजिस्टेंस पे ही है, बट सिस्टम ऑफ रेजिस्टर यानी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में कैसे जोड़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में हमें इस तरह का पैटर्न में क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाता है। कह रहा है आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं, सभी की वैल्यू कितनी है, 9 ओम। यानी अगर मैं मान लूँ R1, R2, R3, तो इन तीनों की वैल्यू कितनी है, 9 ओम। कह रहा है आप इन तीनों को कैसे जोड़ोगे कि जो नेट रेजिस्टेंस है या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 13.5 ओम आए और 6 ओम आए। भाई आपके पास दो सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स हैं, सीरीज कनेक्शन या फिर पैरेलल कनेक्शन। तो आप इसे कैसे जोड़ोगे कि आपको नेट रेजिस्टेंस या तो 9 ओम मिले, सॉरी या तो 6 ओम मिले, या तो 13.5 ओम मिले। भाई या तो आप सीरीज में जोड़ोगे या तो पैरेलल। अगर मैं तीनों को सीरीज में करूं तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। भाई सीरीज कनेक्शन के लिए, नेट रेजिस्टेंस के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करते हो, डायरेक्ट ऐड करते हो। तो 9 को अगर 3 बार जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 27। क्या हमें 27 चाहिए, नहीं। तो सीरीज में तो काम नहीं चलेगा। पैरेलल में हम क्या करते हैं, हम इन्वर्स करके जोड़ देते हैं, यानी 1/R1, 1/R2, 1/R3। अगर आप ऐसे जोड़ते तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 दैट विल बिकम 3/9, एंड 3/9 इज 1/3। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये तो 3 आएगा। तो ये भी हमारा काम नहीं चल रहा है। तो अगर मैं सिर्फ सीरीज और पैरेलल में करूं तो मेरे को आंसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमें कनेक्शन बैठाने पड़ेंगे, या तो 2 को सीरीज में तीसरे के साथ पैरेलल में, या पहले 2 को पैरेलल में सीरीज में, ऐसे करना पड़ेगा। केस 1 हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। R1 एंड R2 को मैं करता हूं किसमें, पैरेलल में। पहले R1 एंड R2 इन पैरेलल, और इसके साथ R3 को मैं किस में डाल देता हूँ, सीरीज कनेक्शन में। किस में डाल देता हूँ, सीरीज कनेक्शन में। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं कुछ, तो ये हमारा इस तरीके का, ये ऐसा मान लो, ये सर्किट हमारा तैयार हो गया है। तो ये हम मान लेते हैं R1, R2, और ये हमारा क्या है, R3। तो यू कैन सी दैट R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, एंड R3 जो है वो उसमें किसके साथ है, सीरीज में है। तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2, R1 एंड R2 किस में है, पैरेलल में है। सो इसका नेट रेजिस्टेंस निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, दैट विल बी 1/9 प्लस 1/9, विच बिकम्स 2/9, है ना। 2/9 का अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 9/2, एंड 9/2 इज 4.5 ओम। सही बात है। तो अब जो ये दो रेजिस्टेंस है, ये दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस बन चुके हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है, 4.5 ओम। और फिर ये एक तीसरा वाला रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है, 9 ओम। तो ये जो RP है और ये जो R3 है, ये दोनों किस में हो गए, अब सीरीज में। ये दोनों किस में हो गए अब हमारे, सीरीज में। सो सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। सो 4.5 प्लस 9, तो 9 और 4.5 कितना हो जाएगा, 13.5 ओम। तो हमारा पहले वाला आंसर आ गया, सिंपल। फिर हमें क्या चाहिए, 6 ओम चाहिए। तो 6 ओम के लिए अब हम क्या करते हैं, अब हम R1 और R2 को किस में डाल दे रहे हैं, इन सीरीज। R1 और R2 को किस में डाल देते हैं, सीरीज, एंड R3 को किस में डाल देंगे हम, पैरेलल में। इन दोनों के साथ किस में डाल देंगे, पैरेलल में। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये R1 और ये हो गया हमारा R2, ठीक है। इसके साथ R3 को किस में डाल देते हैं, पैरेलल में, ठीक है। R3 को किस में डाल देंगे, पैरेलल में। ठीक है, तो R1 एंड R2 इन सीरीज। अगर आप सीरीज में डालोगे तो नेट सीरीज के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 यानी कि 18 ओम। अब ये तीसरे वाले के साथ किसमें है, पैरेलल में है। तो RS एंड R3 इन पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल के लिए क्या करते हो आप, रेसिप्रोकल करके जोड़ देते हो। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/RS प्लस 1/R3, ठीक है। सो 1/18 प्लस 1/9, एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 18 ही आएगा। 9 2 जा 18, यानी 3/18।
3 1 जा 3, 3 6 जा 18, रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा नेट रेजिस्टेंस 6 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 6। तो पैरेलल के लिए हमें क्या करना था, पहले दो को सॉरी 13.5 ओम के लिए क्या करना था, पहले दो को पैरेलल में और तीसरे के साथ सीरीज में, और इसके लिए क्या करना है, पहले दो को सीरीज में और तीसरे को पैरेलल में। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और भी अच्छा क्वेश्चन है जहां पे आपको कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ये रजिस्टर्स हैं R1 R2 R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2, ये नाम सही से नहीं दे रखा, R1 R2 R3 R4, ठीक है, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। हमसे पूछ रहा है ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो आपको दिख रहा है कि बिटवीन ए एंड बी, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, बिटवीन ए एंड बी R1 R2, ठीक है, R1 R2, ऐसे ही R3 R4, ऐसे ही R5 R6 और ऐसे ही R7 R8। किस में है ये, पैरेलल में है। किस में है, पैरेलल में, पार्श्व क्रम में। तो इन्हें पैरेलल में जोड़ोगे तो 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/2 प्लस 1/2। भाई 1/2 कितना होता है 1, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं ये मिलके कितना बनाएंगे 1 ओम। ऐसे ये भी मिलके कितना बनाएंगे 1 ओम, ये भी मिलके कितना बनाएंगे 1 ओम, ये भी मिलके कितना बनाएंगे 1 ओम। तो हमें देख ये जो जोड़े बन रहे हैं ये हमारे कितने के हो जाएंगे, 1 ओम रजिस्टर के हो जाएंगे, है ना, पैरेलल। सो पेयर फॉर्म्स 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये ए है, ठीक है, ये मान लेते हैं ऐसे हैं कुछ, ठीक है। ये हमारा R1 वाला आया था 1 ओम, ये फिर बन गया हमारा 1 ओम, ये भी कितना बना था 1 ओम, ये भी कितना बना था 1 ओम, और यहाँ पे हमारा क्या है बी। अब अगर गौर से देखा जाए तो ये दोनों जो हैं वो डायरेक्टली दोनों एंड से ज्वाइन नहीं है, सिर्फ एक ही एंड से ज्वाइन है। तो बोथ आर इन सीरीज, ये 1 ओम और ये 1 ओम किस में रहेगा, सीरीज में। इसी तरह से ये दोनों किस में रहेंगे, ये भी सीरीज में रहेंगे। तो ये सीरीज में रहेगा तो ये कितना रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कितना 1 और 1 2 ओम का रेजिस्टेंस ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही नीचे वाला भी कितने का बन जाएगा, 2 ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा। और यहाँ पे बी और हमारा क्या है ए। अब ये भी दो ये भी दो, अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल कनेक्शन में। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करके ऐड करना पड़ेगा। तो हाफ और हाफ कितना हो जाता है 1। सो हमारा नेट रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 1 ओम। तो सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप तैयार रहना, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा, मैं दोबारा रफली इसे समझा देता हूँ कि भाई ये जो दोनों हैं ये किस में है, सीरीज पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में। तो जब इसका नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1, ये भी बन जाएगा हमारा कितना 1, ये भी बन जाएगा 1, ये भी बन जाएगा 1। फिर ये दोनों किस में रहेंगे हमारे सीरीज में, तो ये बन जाएगा 2, और ये दोनों भी किस में रहेंगे सीरीज में, तो 1 और 1 2। फिर ये ऐसे कुछ कनेक्शन बनेगा हमारा, इसका कनेक्शन जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, क्या बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसा कि ये दो और ये दो, तो ये किस में हो जाएंगे पैरेलल में। तो 1/2 कितना आ जाएगा 1 ओम रेजिस्टेंस। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाते हैं। ऐसा ही सिस्टम ऑफ रजिस्टर का एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्लियर है। वैसे मैं इसको वर्बली सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप भी इसको देख सकते हैं। भाई हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसको आप वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो। देखो हमसे क्या पूछ रहा है, नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। ये दोनों पैरेलल में है तो 1 और 1 का पैरेलल में 1 ओम आएगा। ये 2 है, दोनों पैरेलल में है तो 1/2 कितना बनेगा 1 ओम। ये किस में है सीरीज में, तो ये फिर ये और इन दोनों के साथ वाला ये और ये सब किस में हो जाएंगे सीरीज में। तो 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा 8 ओम। तो सिंपल सा क्वेश्चन है जो काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसको पढ़ते हैं। 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सर्किट एट शॉन इन द डायग्राम। भैया ये रहा तुम्हारा डायग्राम। 3 रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं G F E। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, F 10 ओम का है और G 5 ओम का है। F
10 ओम का है और जी 5 ओम का है। ठीक है जी। द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर ई इज अननोन, ई के बारे में कुछ नहीं पता। दीज रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी दैट प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। भाई हमें कह रहा है कि जो जी की ई के बारे में कुछ नहीं पता, 6 वोल्ट की बैटरी से इसे हमने जोड़ा है। What is the term used to describe this type of arrangement of resistor? भाई कैसा अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है तुम्हें? तो तुम्हें पता है ये कौन से कनेक्शन है? पैरेलल कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है भाई? पैरेलल कनेक्शन है। तो पहला तो सिंपल ही हमसे पूछा था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। What is the resistor E if a current of 0.3 एम्पियर flows through it? कह रहा है बताओ E की वैल्यू बताओ अगर यहाँ पे 0.3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर्किट का? 6 वोल्ट। जब आप रजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। तो हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो हमें पता है जी कि V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट पे कितना रहेगा? 6 वोल्ट का। करंट कितना फ्लो हो रहा है? 0.3 एम्पियर का। तो क्या मैं रजिस्टर नहीं निकाल सकता? ये इधर आके डिवाइड दे देगा 0.3, पॉइंट हटाओगे 10 तो कितना आ जाएगा? 20। यानी जो ई वाला रजिस्टर है वो कितने का है? 20 ओम का है जी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी आपको। व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट? पूरे सर्किट में, यानी यहां से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, इसके लिए हमें नेट रेजिस्टेंस जानना जरूरी है। तो जो हमारा नेट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो क्या होगा? ई एफ जी। इन तीनों का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा उसको हम क्या कर देंगे, है ना, इनको हम रेसिप्रोकल करके जोड़ते हैं। तो एक है कितना? 10, एक है कितना? 5, और एक है कितना? 20। तो 10, 5, 20 का एलसीएम ले लोगे तो 20 ही आएगा। 10 दूनी 20, 5 4 जा 20, और ये 1, तो कितना हो जाएगा? 7/20। अगर मैं उल्टा कर दूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 20/7 ओम। हमें क्या चाहिए? आई चाहिए। तो आई इज इक्वल टू कितना होता है? वी बाय आर। वी कितना है? 6। आर कितना है? 20/7। 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ये आ जाएगा 20। तो 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, 7 या 21, ये हो जाएगा 2.1 एम्पियर। इतना करंट जो है वो नेट करंट सर्किट से फ्लो हो रहा होगा। तो बहुत सही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल था नहीं, जो आसानी से किया जा सकता था। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक्सप्लेन ब्रीफली द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। भैया इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या होता है डोमेस्टिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में? देखो आप, इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या है, हम ना बहुत महंगे महंगे डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी शॉर्ट सर्किट के कारण, ओवरलोडिंग के कारण सडनली डिवाइस में करंट का अमाउंट बढ़ सकता है, और अगर करंट का अमाउंट बढ़ा तो हमारा पूरा डिवाइस ही ख़राब हो जाएगा। तो उस डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ जनरली मेड अप ऑफ अलॉय। उसका काम ये होता है कि अगर करंट का सप्लाई बढ़ा तो वो क्या हो जाएगा, जो फ्यूज जिससे हमारा डिवाइस का, ये डिवाइस है, ये अलॉय है, और ये मेन सप्लाई कनेक्टेड है, अगर करंट का सप्लाई बढ़ा, हीट प्रोड्यूस होगी और ये क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा और कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। इससे हमारा डिवाइस क्या रहेगा? सेफ। तो डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल करते हो। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर रेटिंग 3 किलोवाट, है ना, पावर दे रखी है कितनी? 3 किलोवाट, है ना, एंड वोल्टेज रेटिंग 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट की वोल्टेज है, इज टू बी ऑपरेटेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ करंट रेटिंग 5 एम्पियर। जो इलेक्ट्रिक सर्किट का जो रेट है वो कितना है? 5 एम्पियर का। व्हाट इज लाइकली टू हैपन व्हेन द हीटर इज स्विच्ड ऑन? अगर मैं हीटर को स्विच ऑन करूंगा तो क्या होगा? देखो हमें पता है पावर इज इक्वल टू होता है वी आई। अगर मैं यहाँ से वी निकालूं, आई निकालूं, तो पी कितना है? 3 किलोवाट, 3000, और वी कितना है? 3000 वॉट। वी कितना है? 220। वी कितना है? 220 इंटू में आई, तो ये हो जाएगा 3000 बटे में 220 इज इक्वल टू आई। क्रॉस कट जाएगा, 2 से 11 बार में काट लो, ये 150 बार में, 11 एकम 11, 4 बच जाएगा, 11 तिया 33, ठीक है, 7 11 पॉइंट, अराउंड 13.6 एम्पियर करंट। अब भाई एक बात बताओ, वो डैश मतलब सर्किट इज टू बी ऑपरेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ करंट रेटिंग 5 एम्पियर। भाई 5 एम्पियर की करंट रेटिंग पे वो ऑपरेट होना था। सर्किट में करंट कितना पास होने वाला है? 13.6 एम्पियर। भैया ये तो स्विच ऑन ही नहीं होगा ना, इतना ज़्यादा करंट अगर सर्किट में जाएगा तो क्या आपका डिवाइस काम कर पाएगा? नहीं, वो क्या हो जाएगा? वहाँ पे काम करेगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज, क्योंकि इतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, हीट करंट पास होने से हीट प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, हमारा डिवाइस क्या रहेगा? वहाँ पे
अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा हुआ है तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। जस्टिफाई और आंसर विद नेसेसरी कैलकुलेशन। हमने कैलकुलेशन कर दी, हमने बता दिया कि भैया करंट तो 13.6 एम्पियर जा रहा है, ऑपरेट होना था लड़का 5 एम्पियर पर, तो करंट का सप्लाई अगर बढ़ जाएगा तो इतना ज़्यादा ओवरलो मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपका डिवाइस ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर हमारे डिवाइस में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा है तो मे बी वो बच जाए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 2022 का क्वेश्चन है ये। टू लैंप्स, दो लैंप है, ठीक है, एक की पावर है 100 वॉट जो 220 वोल्ट की बैटरी पे ऑपरेट हो रहा है, दूसरा है जिसकी पावर है 60 वॉट जो ये भी 220 वोल्ट की बैटरी पे ऑपरेट हो रहा है। कैसे कनेक्ट किए गए हैं? पैरेलल। इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, व्हाट करंट, कितना करंट ड्रॉन हो रहा होगा इफ द सप्लाई वोल्टेज 220। अच्छा भाई ऐसे ही तो लगाया है। मान लो ये दो बल्ब लगाए हैं आपने, ये पहला बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ठीक है। आपने जो सप्लाई दिया है वो कितने का है? 220 वोल्ट का, ठीक है। इसलिए पैरेलल है, इसलिए हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस भी 220 है। कह रहा है सप्लाई से कितना करंट निकल रहा होगा। आपको पता है जो पैरेलल कनेक्शन में करंट डेविएट हो जाता है, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है तो पावर का फॉर्मूला होता है वी आई। कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, तो 100 अपॉन में 220 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई। 2 से 11 बार में और ये 5 बार में, तो अगर मैं डिवाइड दूँ तो 0.4 और ये 60, लगभग इतना एम्पियर करंट फ्लो होगा पहले वाले में, अगर ये हमारा पहला वाला है। और ऐसे ही दूसरे वाले में करें तो P इज इक्वल टू वी आई, वही फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा? 60 था पहले शायद, है ना, 6 नहीं है, ये 60 है। तो 60 बटे में कितना हो जाएगा? 220 इज इक्वल टू I2, है ना, ये हो जाएगा। इसको डिवाइड देंगे तो 0.2, है ना, 30 है तो 11 दूनी 22, 8 77, लगभग इतना एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं जोड़ूं भाई इन दोनों को मिला के ये जो करंट निकला होगा यही तो दो भागों में बट गया, तो नेट करंट इन दी सर्किट जो होगा वो क्या होगा? I1 प्लस I2 होगा। अब I1 कितना है? 0.545 एम्पियर और ये कितना है? 0.27 एम्पियर, दोनों ही अप्रॉक्स है। जोड़ दें तो 4 2 6 7 5 12, तो 0.72 एम्पियर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा। क्योंकि पैरेलल कनेक्शन थे, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पावर दिया हुआ था हमें, तो हम आसानी से करंट निकाल सकते हैं और उसको सॉल्व करके इंडिविजुअल करंट पता चल गया दोनों रजिस्टर पे, दोनों को जोड़ देंगे तो वो हमारा नेट करंट आ जाएगा जो हमसे एग्जाम में पूछा गया था। तो अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2016 का क्वेश्चन है और भी कई बार पूछा हुआ है वैसे ये। इलेक्ट्रिक आयरन हैज़ अ रेटिंग ऑफ 750 वॉट। एक इलेक्ट्रिक आयरन है 750 वॉट पे काम कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है भैया? 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड। भाई सिंपल क्वेश्चन पे बेस्ड है, पावर इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, सही बात है। हमसे करंट पूछा है तो पावर कितना है? 750 वॉट, 250 से 200 से डिवाइड दे दो तो कितना आ जाएगा करंट? 0 से 0 कट गया आपको, ठीक है। 5 से काट लो, है ना, 5 4 जा 20, 15 5 जा 75, डिवाइड दोगे तो 4 3 जा 12, 3 बच जाएगा, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, लगभग 3.75 एम्पियर का करंट जो है वो यहाँ पे फ्लो करेगा, सही बात है। द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स हीटिंग एलिमेंट, रेजिस्टेंस हमसे पूछा है। देखो पावर पता है वी आई होता है ना, हमें वी पता है क्या? बिल्कुल पता है। हमें क्या चाहिए? आई। आई को क्या लिख सकते हो? वी बाई आर लिख सकते हो भाई, V इक्वल टू आई आर होता है ना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो हम I की वैल्यू निकालें, सॉरी V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अगर मैं I की वैल्यू निकालूँ तो कितना हो जाएगा? V बाई आर, तो वही तो यहाँ पे रख रहे हैं हम। तो ये क्या कितना हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन में आर। अब पावर तुम्हें पता है 750 वॉट का है, 750 वॉट का है, V स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर हो गया। हमें क्या चाहिए? R, तो R उधर ये इधर आ जाएगा, तो 200 गुणा 200 बटे में 750। आप 0 से 0 काट सकते हो, 25 या 75, 25 8 200, तो ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 160 अपॉन में 3, ठीक है। इसको डिवाइड दे दो, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 3, लगभग इतना ओम, 53.33 ओम रजिस्टर आ जाएगा हमारा। द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द आयरन इन 2 आवर। भाई एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। कितना पावर था हमारे सर्किट का? जूल में अगर हमें एनर्जी चाहिए तो ये 750 वॉट है, ठीक है, इनटू टाइम कितना है? 2 घंटे। अगर हमें जूल चाहिए तो हमें किलो वॉट में चाहिए होगा, तो किलो वॉट के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड दे देंगे, इनटू में 2। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, 25 चौके 100, 25 या 75,
2 टू ज़ा 4, डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 जूल एनर्जी। ये इतनी एनर्जी जो है वो हमारा क्या कर रहा होगा, कंज्यूम कर रहा होगा, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो किलोवाट आवर में होनी चाहिए, बट हमारा जो था ये पावर वॉट में था, तो 1.5 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, हमें शायद ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो भी है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है सर। दैट वुड फ्लो पर सेकेंड, कितने, एक सेकेंड में जो फ्लो होगा थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो कितना चार्ज पार्टिकल फ्लो हो जाएगा। भाई एक बात बताओ, आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, यही करंट का फॉर्मूला है। हमें एन चाहिए, हमें पता है क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई। तो मैं क्यू को क्या लिख सकता हूँ, एन ई, है ना। क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, एन ई लिख सकता हूँ। तो अगर मुझे क्या चाहिए, एन ई अपॉन में टी, अगर मुझे एन चाहिए तो क्या हो जाएगा, आई इंटू टी अपॉन में ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन। करंट कितना है भाई, 1 एम्पियर, टाइम भी कितना है 1 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन कितना है 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, हमने शायद पहले भी सॉल्व करा था, तो शायद 625 इंटू 10 टू द पावर 16 करके कुछ आंसर आया था। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेंगे कि ये था कि नहीं, ठीक है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, शुरुआत वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन था। ओके, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए जहाँ पे वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों को मिक्स करके आपको क्वेश्चन दे देता है। कह रहा है राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हमें पता है, हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। हीट जो प्रोड्यूस हो रही है हमारे डिवाइस में वो बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। जब भी डिवाइस ऑपरेट हो रहा है तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, सो हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग इन इट, directly proportional to the resistance of the wire and directly proportional to the amount of time current flowing in it, ठीक है। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे क्वेश्चन भी आएगा और ये थ्योरेटिकली आपसे पूछ भी लेगा। तो हमें इसी को मतलब शब्दों में लिखने के लिए वो बोल रहा है ये फॉर्मूले के साथ। अब कह रहा है दो बल्ब है, एक 100 वाट पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, P1 जो है वो 100 वाट का है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का है। दूसरा जो है वो 60 वॉट का है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट का है। कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, फाइंड द करंट ड्रॉन। भाई सेम यही क्वेश्चन हमने करा हुआ है, अभी हमने देखा था, है ना। हाँ ये वाला, यहाँ पे भी देखो सेम वही क्वांटिटी है, बस इसमें क्या करा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को ऐड कर दिया है। तो देख रहे हो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2022 में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। और ये वाला भी क्वेश्चन जो है ये शायद ये भी एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि मैं सारे के सारे PYQ ही लेके आया हूँ। तो ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिल गए हैं। आपको पता होना चाहिए पैरेलली जोड़ा है तो करंट दोनों जगह सेम होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। तो P1 पे कितना करंट है वो निकालो, P2 पे जितना करंट है वो निकालो, और दोनों को जोड़ दो, यू विल गेट योर उत्तर। ओके, तो ये हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था इसका। तो मैंने बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराए हैं, आप NCERT के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करके जाएं, और आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाए, यही मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, यही मैं मान रहा हूँ। थैंक यू।